अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ा फैसला आया है। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद साहब को 14 साल बाद मुशक्कत की सजा सुना दी गई है। 4 हेड्स हैं जिनके काउंट पे उनको सजा सुनाई गई है फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल से। और ये तकरीबन 15 माह ये ट्रायल जारी रहा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसके ऊपर एक तो तबसरे जो आए हैं उस पर भी आपसे बात करेंगे। और ये जो कहा जा रहा है कि जी ये एक तारीखी फैसला है और इदारे के अंदर पहले इस किस्म की कभी कोई सजाई नहीं हुई, तो हम आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी बताएंगे कि कितने सीनियर जनरल्स को भी सजाएं हो चुकी हुई हैं और दीगर अफसरान को भी सजाएं हो चुकी हुई हैं। तो ये कोई खुद एहतसाबी का जो सवाल उठाया जा रहा है कि जनाब पहली दफा हुआ है इदारे के अंदर, ऐसा नहीं है। ये पहले भी हो चुका हुआ है। इस सजा के ऊपर अता तारड़ साहब जो वफाकी वजीर बराए इंफॉर्मेशन है, उनका ये कहना था कि ये एक जो फैसला आया है ये हक और सच की फतह है। और उन्होंने कहा कि तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए और बाकायदा तौर पर जो जनरल फैज हमीद साहब को जो उनके कानूनी राइट्स थे वो भी दिए गए। और उन्होंने कहा कि जो जो मेन चीजें हैं वो तो सामने आई हैं, लेकिन उन्होंने एक और बात बताई जिसमें जो आईएसपीआर की प्रेस रिलीज आई और उसमें एंड पे ये कहा गया कि जी जो मामला अभी मजीद देखे जा रहे हैं उसमें ये भी है कि जी जनरल फैज हमीद ने सियासी अनासर के साथ मिलकर मखसूस सियासी अफरा तफरी और बदअमनी पैदा करने और दीगर मामलात में मुलव्वस होने पर जो है वो अलहदा तौर पर इंक्वायरी चल रही है, वो मामलात को भी देखा जा रहा है। तो अता तारड़ साहब ने वाज़े तौर पर इसका भी बता दिया। उन्होंने इसको तारीखी फैसला डिक्लेयर करते हुए उन्होंने कहा कि रिटायर होने के बाद जब इन पर पाबंदी थी कि वो सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे, इसी दौरान वो तहरीक इंसाफ के सियासी मुशीर बने, यानी कि इनडायरेक्टली या डायरेक्टली 9 मई के जो मामलात हैं उसमें भी वो कह रहे हैं कि वो मुलव्वस हैं। और उसके हवाले से अभी अलहदा जो है, जिस तरह आईएसपीआर की प्रेस रिलीज में बताया गया कि उसके हवाले से इन तमाम मामलात को अलहदा तौर पर देखा जा रहा है। जो 4 हेड्स हैं, फिर फैसल वाडा साहब ने जो भी बात की वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन जो अता तारड़ साहब ने बात की वो यकीनन इस बात पर इशारा कर रही है कि अभी मजीद जो है 9 मई के मामलात में भी फैज हमीद साहब को मजीद ट्रायल का सामना करना पड़ेगा। खैर, आज फैसला तो आ गया और इसमें कहा गया है कि 11 दिसंबर 2025 से ये सजा का इतलाक होता है। 15 माह ट्रायल रहा। अगस्त 2024 में गिरफ्तारी हुई और उस वक्त से फिर फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में मामला चले। अता तारड़ साहब ने जो बात की कि जी वो तहरीक इंसाफ के सियासी मुशीर बने, अब ये एक बड़ा दिलचस्प इशारा है कि इनडायरेक्टली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये बताया जा रहा है कि जनाब 9 मई के मामले में अगर जनरल रिटायर्ड फैज हमीद साहब को भी नहीं छोड़ा जाएगा तो आप किस खेत की मूली हैं। तो 9 मई के हवाले से अभी मामला, आपको मालूम है, बहुत सारे केस जेर इल्तवा हैं और उनके ऊपर मामला चल भी रहे हैं। तो वो उसमें मुलव्वस होने के हवाले से तहरीक इंसाफ, और फिर हम आपको आगे चल के ये भी बताएंगे कि तहरीक इंसाफ की टोन किस तरह अब चेंज होती नजर आ रही है, कि वो अब बेसिकली क्या लाइन लेना चाह रहे हैं, क्योंकि मुलाकातें तो हुई नहीं। आपको मालूम है कि जो डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उससे पहले ही अता तारड़ साहब ने कह दिया था, और खास तौर पर वो जो ट्वीट आई थी बानी पीटीआई इमरान खान साहब की, उसके बाद कह दिया था कि कोई मुलाकातें नहीं होगी। और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी वाज़े तौर पर हुकूमत ने ये कह दिया था कि अब मुलाकातें नहीं होंगी, और उसके बाद हमने देखा कि कोई मुलाकात नहीं हुई। बल्कि सीएम केपी के सोहेल आफरीदी साहब आज भी गए, लेकिन फिर भी उनकी मुलाकात नहीं हुई। 10वीं दफा वो शायद गए मुलाकात करने और उनकी मुलाकात नहीं हुई। तो फैसल वाडा साहब ने जो कि क्लेम कर रहे थे कि जी जनरल फैज हमीद को सजा होगी, और वो बड़े अरसे से कह रहे थे कि, और आज भी जब ये हुआ तो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे उन्होंने कहा कि मैं नहीं कहता था कि ये होगा, और फिर उन्होंने ये भी कह दिया कि ये इब्तदा है। 9 मई में मुलव्वस भी जो अफराद हैं उनको भी सजाएं होंगी, और जिस पार्टी से
किया, इसका फैसला दीवार पर नजर आ रहा है। यानी कि 9 मई का जो मामला है जिस पार्टी ने किया, उसका फैसला भी उनको अभी से दीवार पर नजर आ रहा है। और उन्होंने कहा कि ये एक बहुत बड़ी बात है कि अपने ही आदमी का ट्रायल नहीं रोका गया, यानी कि जनरल फैज हमीद का ट्रायल नहीं रोका गया। ये तो आज तक तारीख में नहीं हुआ। खैर अगेन, ये ऐसी कोई बात, नई बात नहीं है। तो ये है 4 जो काउंट्स थे जिनके ऊपर सजा दी गई। उस जो इल्जामात थे वो, उसमें एक सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना जनरल फैज हमीद साहब का, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी जो रियासत की सलामती और मुफाद के लिए नुकसानदेह हो, और तीसरा इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल, और फिर जो चौथा काउंट था जिसके ऊपर सजा दी गई वो है दीगर अफराद को नाजायज नुकसान पहुंचाना शामिल है। और इसी प्रेस रिलीज में यह भी कहा गया कि तमाम कानूनी हकूक फराम किए गए जनरल फैज हमीद साहब को, और उन्होंने कहा कि जी उनको, मुलजिम को अपनी मुंतखब दिफाई टीम भी जो है दी गई, जो उन्होंने खुद मुंतखब की। और फिर अब उनके पास मुतल्लिका फोरम पर अपील करने का हक भी हासिल है, जो कि विद इन 3 मंथ्स उनको अपील करनी है। नाज़रीन, इससे पहले कि हम जरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएं, मैं जरा आपको बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस फैसले पर, मैं ये नहीं कहूंगा कि इस फैसले की वजह से वो डर गए हैं या बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट आया है, लेकिन इस फैसले के आने से पहले ही जो जिस किस्म की वार्निंग्स पहुंचाई जा रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और बैरिस्टर अली गौहर ने जो बात भी की थी और उसने कहा था कि आप सियासी लोगों को बानी पीटीआई से मिलने दें, तो फिर उस किस्म की खबरें बाहर नहीं आएंगी जिनसे नुकसान हो रहा है, या जिसकी वजह से किसी इदारे को नेम एंड शेम या किसी पर्सन को नेम एंड शेम किया जा रहा है, तो उस किस्म की चीज नहीं होगी, कोई रास्ता निकलेगा। तो ये बैरिस्टर अली गौहर आज के इस फैसले आने से पहले ये कह चुके हुए हैं। लेकिन आज जराए के हवाले से हमें ये पता चला है कि वाज़े तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को एक मैसेज दे दिया गया है, और वो ये है कि फौज मुखालिफ मुहिम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये वाज़े पैगाम दे दिया गया है कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स जीरो टॉलरेंस। तो ये है, और उसका फिर लोग तो रिलेट कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो शायद उनकी तरफ से ये भी आवाज आना शुरू हो गई है, जो बड़े जज्बाती वर्कर्स हैं, कि जी क़यादत जरा डर गई है, धीमी पड़ गई है, उनकी टोन जो है वो जरा टोन डाउन कर ली है उन्होंने अपने अपने स्टेटमेंट्स को, जिसमें केपी के एक सीएम के हवाले से भी कहा जा रहा है। लेकिन उन्होंने जो इतवार को जलसा किया था पेशावर में, डीजी प्रेस कॉन्फ्रेंस, डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, उसमें भी उन्होंने उस किस्म की कोई बात नहीं की, जो कि बेसिकली उसको वेलकम किया गया। और मेरे ख्याल में उसकी वजह से एक तो जो रिएक्शन आया सो आया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर, सोशल मीडिया पर, लेकिन जो बाकायदा जो स्टेटमेंट्स आई, जो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद फिर जो पेशावर में जलसा हुआ, वहां से जिस किस्म का मैसेज आया, वो शायद वो इदारा भी तवक्को नहीं कर रहा था। वो भी कंफ्यूज हो गया कि इन्होंने उस तरह रिएक्ट नहीं किया जिस तरह वो मुतवक्के था, और वर्कर्स का जो चार्ज क्राउड था सामने उस दिन, वो भी आपको मालूम है। तो ये तो सूरत हाल नाज़रीन है कि जो फैसला आया, इसका इम्पैक्ट इस के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर क्या होगा। हाँ, यकीनन जब अगर वाज़े तौर पर यह कहा जा रहा है कि 9 मई जो है वो भी एक रेड लाइन थी जिसको क्रॉस किया गया, और अब उसमें भी जो मुलव्वस हैं उनके खिलाफ मुकदमात इसी तरह चलेंगे जिस तरह जनरल फैज पर चले, फैसल वाडा ने भी वाज़े तौर पर कह दिया। तो वो एक चीज है। अब देखते हैं आने वाले दिनों में किस तरह चलता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टोन बताएगी कि वो किस तरह रिएक्ट करते हैं। लेकिन ये जो प्रीवियस छोड़े चंद एक केस मैं आपको बताता जाऊं, जो हाई प्रोफाइल आर्मी ऑफिशियल्स के जो केसेस हुए जिनको सजाएं हुई, इसमें नाज़रीन 2004-2008 के हवाले से एक एक्चुअली पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में एक रिपोर्ट आई थी 2009 में, जो 2004-2008 के मामला थे नेशनल लॉजिस्टिक्स सेल एनएलसी के हवाले से। उसमें 2 सीनियर जनरल थे, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद मुनीर खान साहब, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अफजल मुजफ्फर साहब, जो कि एनएलसी स्कैम में मुलव्वस थे,
और इन्होंने तकरीबन 1.8 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया था एनएलसी को। इसमें मेजर जनरल रिटायर्ड खालिद जहीर साहब भी थे, फॉर्मर डीजी एनएलसी, और 2 सिविलियन ऑफिसर भी मौजूद थे। और इन पर इल्जाम था फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज का, फ्रॉडुलेंट इन्वेस्टमेंट्स, पेंशन फंड इन स्टॉक मार्केट्स, और किकबैक्स रिसीव्ड फ्रॉम कंपनीज अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट्स, के जिन कंपनीज में उन्होंने वो पेंशन फंड का पैसा इन्वेस्ट किया उनसे किकबैक्स भी लिए गए। और जनरल अशफाक परवेज कियानी साहब ने जब आर्मी चीफ थे तो इन्हीं एनएलसी वाले केस को इन्होंने प्रोसीड करने का डिसीजन लिया पाकिस्तान आर्मी एक्ट सेक्शन 94 के तहत, और नैब को रेफर नहीं किया। तो वो 2011 में शुरू हुआ और 2015 में बाकायदा तौर पर सजाएं हुई। उसके बाद नाज़रीन एक बड़ा हाई प्रोफाइल केस था लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब का, जिनको सजा हुई थी एस्पाइनेज, यानी कि जो जासूसी पर उनको सजा दी गई थी कि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जासूसी की और दुश्मन अनासर को कोई खबरें पहुंचाई। और ये इनको सजा हुई थी 30 मई 2019 को, और अगेन बाय फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल, और एक तो जासूसी और दूसरा लीकेज ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन टू फॉरेन एजेंसीज। और मई 2021 में इनको 14 साल की सजा हुई थी। लेकिन जनरल बाजवा साहब जब आर्मी चीफ बने तो उन्होंने इनकी सजा में 2 साल की कमी की, और फिर मौजूदा जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने वो सजा बिल्कुल खत्म कर दी थी और उनको फौरी रिहाई मिल गई थी। और तीसरा फिर एक और बड़ा केस था जो कि बहुत खौफनाक मामला था। उसमें था कि कोर कमांडर मीटिंग होनी थी 30 सितंबर 1995 को 1995 को जीएचक्यू में, जिसको उड़ा देना था। और उसमें कौन अरेस्ट हुए? उसमें मेजर जनरल जहीरुल इस्लाम अब्बासी साहब, जिनको 7 साल कैद हुई, फिर और ये अगेन फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल से सजा हुई। फिर कर्नल मोहम्मद आजाद मिन्हास 4 साल की इनको सजा हुई, और कर्नल इनायतुल्लाह खान को भी 4 साल की सजा हुई, और 38 दीगर अफसरान थे जिनको सजा हुई। और इनका जो प्लान था वो ये था कि असैसिनेटिंग द देन प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो एंड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल वहीद काकर, कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिलिट्री चीफ्स, to be followed by imposing निज़ाम खिलाफत with मेजर जनरल जहीर as अमीरुल मोमिनीन। तो ये एक बहुत बड़ा प्लॉट था जिसमें ये कुछ चंद दिन पहले इसका पता लगा और ये लोग अरेस्ट हो गए थे। तो और फिर बगावत में एक और बड़ा मामला था, और बगावत और टेरर लिंक्स यानी कि दहशतगर्दों के साथ ताल्लुकात में जो एक कलअदम तंजीम के साथ, उसमें एक ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली खान साहब थे जिनको 5 साल की सजा हुई। फिर मेजर इनायत अजीज, मेजर इफ्तिखार, मेजर सुहेल अकबर, मेजर जवाद बसीर, इनको 4-4 साल हुई। रिगरस इम्प्रिजनमेंट हुई थी इन लोगों को। उसके बाद नाज़रीन रिमूवल ऑफ फ्रॉम सर्विस भी सजाई होती है, कोर्ट मार्शल नहीं हुआ लेकिन रिमूवल ऑफ सर्विस। जनरल रिटायर्ड जियाउद्दीन भट्ट साहब, आपको मालूम है मशहूर वाकया पाकिस्तान की तारीख का, 12 अक्टूबर 1999 जब जनरल परवेज मुशर्रफ का जहाज हवा में ही अगवा कर लिया गया था, उनको लैंड नहीं करने दिया गया था। और फिर जनरल रिटायर्ड जियाउद्दीन भट्ट साहब जो उस वक्त के DGISI थे, उस वक्त के वजीर आजम मियां नवाज शरीफ साहब ने उनको जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट कर लिया अपने तौर पर। लेकिन फिर जनरल मुशर्रफ ने कू किया क्योंकि उनके बहुत करीबी दोस्त जो थे उस वक्त जनरल्स, उन्होंने मामला फौरी तौर पर संभाला। और फिर 12 अक्टूबर 1999 को मियां नवाज शरीफ साहब भी अरेस्ट हुए और उनकी हुकूमत भी खत्म हुई, और मार्शल लॉ, सेमाई मार्शल लॉ लग गया था जो कि फिर रहा 2008 तक। और फिर करप्शन के भी बड़े केसेस हुए हैं मिलिट्री में। 6 आर्मी ऑफिसर्स इंक्लूडिंग 2 सर्विंग जनरल्स, लेफ्टिनेंट जनरल उबैदुल्ला खटक जो IG आर्म्स थे, और मेजर जनरल इजाज शाहिद जो है, इनको भी जो है करप्शन के ऊपर
सजाएं हुई और इनको सर्विस से बर्खास्त किया गया। ये जनरल राहील शरीफ साहब के वक्त में हुआ था। तो नाज़रीन, अगेन ये मामला तो अब हैं, अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या 9 मई के केसेस ज्यादा संगीनी से चलेंगे और ज्यादा सख्त सजाएं सामने आएंगी, जिसमें कहा तो ये जा रहा है कि शायद कुछ और भी मिलिट्री ऑफिसर्स भी हैं, जूनियर लेवल के हैं या जिस किस्म के हैं, वो भी शायद सामने आएंगे मामला। और जो सियासी लीडरशिप, खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, वो तो कहा जा रहा है कि दे वुड बी अंडर थिक क्लाउड इन कमिंग डेज। बहुत बहुत शुक्रिया।